जरा सोच करके देखिए कि अगर कोई जवान बेटी अचानक अपने घर से कहीं गायब हो जाए, उसके माता पिता के दिल पे क्या गुजरेगी। पर आज की कहानी में बिल्कुल उल्टा होता है। एक लड़की अचानक अपने घर से गायब तो हो जाती है, पर बावजूद इसके उसके घर परिवार वाले उसे ढूंढने की कोशिश तक भी नहीं करते हैं। पर आखिरकार एक सप्ताह बाद एक ऐसी सच्चाई मालूम चलती है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है कि आज भी हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गोरखपुर और इसी गोरखपुर का एक थाना पड़ता है चिलुआताल। चिलुआताल थाने के अंतर्गत एक गांव आता है उमरपुर। बात कर रहा हूं मैं 21 नवंबर 2018 की सुबह के करीब 10 बजे के आसपास। दरअसल इसी उमरपुर गांव के रहने वाले कुछ बच्चे गांव से थोड़ी ही दूर आम के बगीचे में जब खेलने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि झाड़ियों में एक लड़की का डेड बॉडी पड़ा है। बच्चे जैसे उस डेड बॉडी को देखते हैं इस प्रकार से डर जाते हैं कि वहां से भागते दौड़ते गांव में पहुंचते हैं और इस बात की जानकारी पूरे गांव के लोगों को देते हैं, जिस वजह से धीरे धीरे पूरे गांव के लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। इसी उमरपुर गांव का रहने वाला चौकीदार आफ्ताब आलम जब उस डेड बॉडी को देखता है, इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचती है और सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाली लड़की की उम्र लगभग 15 से 16 साल के आसपास है। दरअसल उसके शरीर पे 5 गोलियां ही नहीं मारी गई थी, बल्कि किसी तेजधार हथियार से कई बार वार किया गया था, जिसे देख करके साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि जिसने भी इस लड़की की हत्या किया था वो इस लड़की से काफ़ी खुंदक खाया होगा, क्योंकि उसने अपनी सारी भड़ास निकाल लिया था। उस लड़की की हत्या किए हुए भी काफ़ी समय हो चुका था, क्योंकि उसके शरीर पे जितना भी खून लगा था लगभग सारा सूख चुका था। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त भी नहीं कर पाता है, जिससे पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद ये लड़की इस इलाके की नहीं रहने वाली है। पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अब ये हो जाता है कि जब तक डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं हो जाता, पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी उस डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं हो पाता है और देखते ही देखते लगभग एक सप्ताह का समय गुजर जाता है। तभी 5 दिसंबर 2018 को 2 लड़कियां इसी चिलुआताल थाने में पहुंचती है और पुलिस वालों से अपना नाम बताती है, जिसमें से एक का नाम है निर्मला और दूसरे का नाम है सरिता। निर्मला पुलिस वालों से कहती है कि साहब, हम दोनों सगी बहनें हैं और हम गुलरिहा थाने के अंतर्गत शिवपुर शहबाजगंज के रहने वाले हैं। सरिता पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम है रागिनी। दरअसल 20 नवंबर 2018 को शाम के वक्त रागिनी साइकिल लेकर अपने घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद से दोबारा कभी घर ही वापस नहीं आई। हमें मालूम चला है कि आप लोगों को एक लवारिस डेड बॉडी मिला है। दरअसल हम उसी के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। सरिता जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस उस लड़की की डेड बॉडी का फ़ोटो अपने मोबाइल में दोनों को दिखाती है। दोनों बहनें जब उस डेड बॉडी के फ़ोटो को देखती है, देख करके शिनाख्त कर लेती है और रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि हमारी ही छोटी बहन रागिनी है। आखिरकार रागिनी की शिनाख्त हो जाती है। पुलिस दोनों बहनों से पूछताछ करती है कि क्या तुम बता सकती हो कि रागिनी की हत्या किसने किया है। इस पर सरिता पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, हमें ये तो नहीं मालूम है कि हमारी बहन की हत्या किसने किया है, पर जब से मेरी बहन घर से गायब हुई है, हमारे घर परिवार वाले उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। सरिता के पिता का नाम है पारसनाथ पाल, माँ का नाम है निर्मला और एक छोटा भाई है सिकंदर पाल। सरिता इशारों इशारों में पुलिस वालों से कहती है कि शायद उसकी बहन की हत्या उसके घर परिवार वालों ने ही किया है। जैसे ही सरिता इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस सरिता के तहरीर पे 5 दिसंबर 2018 को पारसनाथ के घर पे पहुंच जाती है, जहां पे पुलिस की मुलाकात पारसनाथ और उसकी पत्नी, बेटे तीनों से हो जाती है
पुलिस इन तीनों को बिना कुछ बताए ही अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर इन तीनों को अलग अलग बिठा करके रागिनी की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पारसनाथ और उसकी पत्नी एक ही जवाब देते हैं कि साहब, हमने अपनी बेटी की हत्या नहीं किया है। इस पे पुलिस पारसनाथ से सवाल करती है कि जब तुम्हारी बेटी 1 सप्ताह से लापता है तो तुमने थाने में जाकर उसका गुमशुदगी का रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराया। इस पे पारसनाथ और उसकी पत्नी कोई जवाब नहीं देते हैं, लेकिन पुलिस को इशारों में कहते हैं कि शायद इस बारे में उसके बेटे सिकंदर को मालूम है। जैसे ही पुलिस को इशारा मिल जाता है, पुलिस अब सिकंदर के साथ सख्ती से पेश आती है। पुलिस जब सिकंदर से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है, आखिरकार सिकंदर इस हत्या से पर्दा हटा देता है। लेकिन सिकंदर जैसे ही इस हत्या की पूरी कहानी बताता है, पुलिस सिकंदर के ही तहरीर पर एक और लड़के को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक 1 साल पहले। पारसनाथ जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं, ठीक ठाक पैसा भी कमाता है। पारसनाथ के बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, अपने बच्चों की शादी भी करते जाता है। पारसनाथ अपनी दोनों बच्चियों की शादी कर चुका है। सबसे छोटी बेटी है रागिनी। रागिनी उस वक्त अपने ही इलाके से पढ़ाई करती है, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही रागिनी का अपने ही गांव का रहने वाला राकेश कुमार के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। रागिनी और राकेश के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते हैं, बल्कि दोनों के बीच संबंध भी बन जाता है। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और धीरे धीरे ये बातें पूरे गांव में फैल जाती है और आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी रागिनी के पूरे परिवार को मालूम चल जाता है। इस बात की जानकारी जब रागिनी के भाई सिकंदर को मालूम चलता है, वो गुस्से के मारे आग बबूला हो उठता है। इस बारे में जब अपनी बहन रागिनी से पूछताछ करता है तो रागिनी भी अपने भाई से सब कुछ झूठ बोल देती है। रागिनी कहती है कि शायद कोई मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मेरा राकेश के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। हालांकि जब झूठ बोलती है, सिकंदर अपनी बहन को समझाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारा अफेयर नहीं चल रहा है तो ये बेहतर है, ऐसी गलती करना भी मत, क्योंकि इस वजह से समाज में हमारी काफ़ी बदनामी हो रही है। सिकंदर अपनी बहन को समझा कर तो चला जाता है, लेकिन उसके बाद से रागिनी काफ़ी परेशान हो जाती है। रागिनी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार इस बात की जानकारी उसके परिवार वालों को कैसे मालूम चल गया। उसके बाद से रागिनी भी काफ़ी सतर्क तरीके से रहने लगती है। बीच बीच में जब भी मौका मिलता है, जाकर राकेश से भी मुलाकात करती है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन रागिनी अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। रागिनी जब अपने घर में नहीं मिलती है, रागिनी का पूरा परिवार उसे ढूंढते हुए राकेश के घर पे जाते हैं तो मालूम चलता है कि राकेश भी अपने घर पे नहीं है, जिससे रागिनी के पिता को यह पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी राकेश के साथ घर छोड़ करके फरार हो चुकी है। उस वक्त रागिनी की उम्र मात्र 15 साल थी, जो नाबालिग थी। इस वजह से पारसनाथ ना तो थाने में जाता है और ना ही अपनी बेटी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है, बल्कि अपने बेटे के साथ रागिनी की हर जगहों पर ढूंढना शुरू कर देता है। आखिरकार एक दिन कामयाबी भी मिलती है और रागिनी उन्हें मिल जाती है। फिर पारसनाथ और उसका बेटा रागिनी को लेकर घर पे पहुंचते हैं, लेकिन सिकंदर जब अपनी बहन को लेकर घर पे पहुंचता है तो कमरे में बंद कर उसकी बुरी तरीके से पिटाई करता है। जब बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू करता है, उसे देख करके आखिरकार पिता का दिल पसीज जाता है और जाकर अपनी बेटी को बचा लेता है। सिकंदर अपनी बहन को छोड़ तो देता है, लेकिन साथ ही साथ उसे धमकी देता है कि आइंदा से अगर तुमने राकेश से मुलाकात करने की भी कोशिश की तो याद रखना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। उसके बाद से रागिनी के घर परिवार वाले उसके ऊपर नज़र भी रखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से रागिनी के घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। रागिनी भी अपनी आदतों में सुधार ला देती है। जब कुछ महीनों का समय गुजरता है, रागिनी के पूरे परिवार को लगता है कि वाकई में रागिनी सुधर चुकी है और राकेश को भूल चुकी है, जिस वजह से रागिनी के परिवार वाले भी अब उसके ऊपर ज़्यादा सख्ती नहीं करते हैं। इधर रागिनी को जब लगता है कि अब उसके परिवार वाले उस पर भरोसा कर चुके हैं, फिर से वो राकेश से मिलना जुलना शुरू कर देती है। एक दिन जब जा कर के राकेश से मुलाकात करती है तो रोते हुए राकेश से कहती है कि मेरे घर में मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर के चलो। घर छोड़ने की जब बात कहती है, राकेश उसे समझाते हुए कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं कुछ पैसों का इंतज़ाम कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे हो जाएगा मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से दूर लेकर के चला जाऊँगा।
इसी सिलसिले में एक दिन रागिनी फिर से जब जा कर के राकेश से मुलाकात करती है, दोनों जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसी वक्त रागिनी का भाई सिकंदर पहुंच जाता है और दोनों को बातचीत करते हुए देख लेता है। जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, सिकंदर अपनी बहन की हाथ पकड़ के घर पे लाता है और ला कर के फिर से उसकी बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। जब दूसरी बार अपनी बहन की पिटाई करता है, उस वक्त भी जब पारसनाथ अपनी बेटी को पीटते हुए देखता है, पारसनाथ अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि पारसनाथ को भी लगता है कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक कर रहा है, क्योंकि रागिनी का पूरा परिवार उससे काफ़ी तंग आ चुका था। लेकिन उस दिन सिकंदर इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि उसी दिन सोच लेता है कि रागिनी सुधरने वाली नहीं है। इसीलिए सिकंदर अपनी बहन को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। उसके बाद से सिकंदर रागिनी को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान तय करता है और इसी प्लान के तहत जा कर के अपने एक दोस्त से मुलाकात करता है, जिसका नाम है कामदेव सिंह। कामदेव जो व्यासनगर जंगल का रहने वाला है। दरअसल कामदेव को ऊपर पहले से ही कई सारे मुकदमे दर्ज थे। सिकंदर जब जा कर के कामदेव से मुलाकात करता है, अपनी बहन के बारे में सारी बातें बताता है। जब अपनी बहन को इस दुनिया से हटाने के लिए कहता है, कामदेव भी सिकंदर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से सिकंदर और कामदेव रागिनी को इस दुनिया से हटाने के लिए दीपावली का दिन तय करते हैं, क्योंकि दोनों को लगता है कि उस दिन त्यौहार होने की वजह से जहाँ तहाँ पटाखे छूट रहे होंगे, शोर शराबा होगा, किसी को मालूम भी नहीं चलेगा। लेकिन दीपावली के दिन इन दोनों को मौका ही नहीं मिलता है। अगले दिन कामदेव सिकंदर से कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये काम अकेले ही कर दूंगा। उसके बाद से कामदेव एक सही मौके का इंतज़ार करने लगता है। 21 नवंबर 2018 को शाम के वक्त रागिनी जब अपनी साइकिल लेकर के घर से निकलती है, रास्ते में ही कामदेव मिल जाता है। कामदेव रागिनी से जा कर के मुलाकात करता है और रागिनी से कहता है कि मैं राकेश का दोस्त हूँ, दरअसल वो तुमसे मिलना चाहता है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। जैसे इस तरह की बातें कहता है, रागिनी भी कामदेव के बातों पर भरोसा कर लेती है, अपनी साइकिल को साइड में लगा देती है और कामदेव के बाइक पे पीछे बैठ जाती है। कामदेव रागिनी को अपनी बाइक पे बिठाकर वहाँ से सीधे लेकर के उमरपुर गांव के बाहर आम के बगीचे में जाता है। तब तक अंधेरा हो जाती है। वहाँ पे जाकर अपनी बाइक को रोक देता है। दोनों जब बाइक से उतर जाते हैं, रागिनी कामदेव से पूछती है, राकेश कहाँ पे है? कामदेव उससे कहता है कि राकेश थोड़ी देर में आने वाला है। रात्रि के लगभग 9 बज चुका था। इससे पहले कि रागिनी कुछ समझ पाती, कामदेव अपने पास से एक रिवॉल्वर निकालता है और रागिनी के ऊपर एक पर एक 5 गोलियां चला देता है, जिसमें से एक गोली उसके सर पे, दूसरी गोली सीने पे और 3 गोलियां उसके पेट में लग जाती है, जिस वजह से रागिनी की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। लेकिन कामदेव को इससे भी तसल्ली नहीं होता है कि रागिनी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। कामदेव अपने आप को तसल्ली देने के लिए अपने बाइक से जाकर एक पेचकस निकाल करके लाता है और उसी पेचकस से रागिनी के शरीर पे एक पर एक कई सारे वार कर देता है। जब कामदेव को पूरा यकीन हो जाता है कि रागिनी की मौत हो चुकी है, उसके बाद से रागिनी की डेड बॉडी को उठा करके झाड़ियों में फेंक देता है और वहाँ से सीधे अपने घर चला जाता है। घर पहुँचने के बाद कामदेव सिकंदर के नंबर पर फ़ोन करता है और उसे कहता है काम हो चुका है। अगले दिन सिकंदर अपने गांव में ये अफवाह फैला देता है कि उसकी बहन फिर से राकेश के साथ घर छोड़ करके फरार हो चुकी है। पर जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार सिकंदर के माता पिता को ये सच्चाई मालूम चल जाती है कि उसकी बेटी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। पर इसके बावजूद भी पारसनाथ ना तो थाने में जाता है और ना ही इस बात की जानकारी पुलिस को देता है। वाकई में सिकंदर जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस सिकंदर के ही तहरीर पे कामदेव के घर पे जाती है, तो मालूम चलता है कि कामदेव अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है। आखिरकार पुलिस अपनी कड़ी मुशक्कत के बाद 2 दिनों के बाद ही शाहपुर से कामदेव को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।